हाँ बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो आती है ना आपको। जी। आप सोचिए वही चैप्टर हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, उसमें आपको ये पढ़ाया गया था अगर अकेला आदमी दुकान करता है तो कैसे बनाता है वो अकाउंट। और आज आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पार्टनर एक से ज्यादा, दो चार हो सकते हैं। मान लो कोई ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें ओपनिंग स्टॉक नील, क्लोजिंग स्टॉक नील, परचेज 50,000, सेल 71,000, टोटल 71, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बेटी? 21,000। 21,000 में आपने रेंट पे किया, सैलरी पे की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला और नेट प्रॉफिट बचा। मान लो ये 1,000 हो रेंट, सैलरी 2,000 हो, 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 15,000 प्रॉफिट बचेगा। चलूं आगे? फिर आप क्या करती हैं? हाँ जी। कैपिटल, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट, और क्या करते हो? लेस ड्राइंग्स, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये करते हैं हम लोग। ये तब करते हैं जब अकेला आदमी दुकान करता है। अगर पार्टनर्स होते हैं, मान लो ए और बी, दो पार्टनर मिलके काम करेंगे, तो सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या है वो सीख लीजिए। अगर मान लो पार्टनरशिप है ए और बी में, मैं और आप हैं, आपने 2 लाख रुपए लगाए और मैंने 1 लाख रुपए लगाए। मैं कम लगा रहा हूं, ध्यान रखना। ए और बी की दुकान को चलाने वाले खाली ए भी हैं या कुछ और लोग भी हैं? हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब जिनको हम ट्रेडिंग और पी एंड एल में एक्सपेंस कहते हैं ना, जिन लोगों को हम पैसे देते हैं वो लोग हमारी दुकान के लिए काम करते हैं। किसी को हमने रेंट दिया, किसी को हमने बिजली का बिल भरा, पानी का बिल भरा, कार्टेज है, वेजेज है, जितने भी ट्रेडिंग और पी एंड एल में। हमारा ट्रेडिंग तो फाइनल हो चुका है। इस समय जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ट्रेडिंग अकाउंट उतना ही होता है जितना आपने 11th में सीखा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और भी होता है। जितना 11th में सीखा है 12th में पी एंड एल सीखो एक और। जिन्होंने अकाउंटेंसी के रूल बनाए उन्होंने सिस्टम बना दिया कि बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। कुछ हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे। जैसे कि आपको पढ़ाया गया रॉ मटेरियल लाने का खर्चा और बनाने का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में, जो बेचने के खर्चे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस प्रकार से कुछ अन्य खर्चे हैं वो भी पी एंड एल में। लाने का खर्चा और बनाने का खर्चा ट्रेडिंग में, और बाकी बेचने के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर ऐसे भी पढ़ाया गया ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री के खर्चे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस के हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यानी कि जैसे आप आउटसाइडर से काम ले रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको भी सैलरी मिलेगी। पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसा लगाया, उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो हम जितने भी एक्सपेंसेस पे करते हैं वो जाके किसी की इनकम बन जाती है, और जिनकी इनकम वो बनते हैं वो लोग हमारी दुकान के लिए काम कर रहे होते हैं। तो यानी कि हमारी दुकान को चलाने वाली 2 प्रकार की पार्टीज हो गई। एक तो मालिक लोग हो गए ए और बी, और एक वो हो गया जिसको हमने रेंट दिया, सैलरी दी, कार्टेज पे किया, रिक्शे वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, बिजली डिपार्टमेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट, ये लोग हमारी दुकान के लिए काम कर रहे हैं। हम इनको जब पैसे देते हैं तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो जिन्होंने अकाउंटेंसी
के रूल बनाए, उन्होंने सिस्टम बना दिया। इफ यू आर पेइंग टू आउटसाइडर तो अलग पी एंड एल बनाइए। इफ यू आर पेइंग टू पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, किसी पार्टनर को कमीशन देनी है, पार्टनर को कुछ भी देना है, अलग प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए। अगर हम बेटी हम ऐसा सोचते तो हमने अभी अभी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 स्क्रीन पे लिखा है ये नहीं लिखते ना। फिर अगर हम ये 3000 नहीं लिखते तो ये प्रॉफिट 15 की जगह 18 आ जाता ना बेटा। फिर हम एक पी एंड एल और बनाते, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 18,000 रुपए यहां आ जाएगा। मतलब इस पी एंड एल के बाद एक और पी एंड एल बन रहा है, यहां जगह कम है, मैंने साइड में बना दिया। और इसको ऐसे भी डिवाइड कर लेंगे आप, ये आपके 11th में था सिलेबस में और ये आपके 12th में है सिलेबस में। तो ये 18,000 यहां आ जाएगा। फिर आप किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, पार्टनर को सैलरी दे दें, पार्टनर को कमीशन दे दें, और उसके बाद जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट के रूप में बांट दें। वो भी ऐसे हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। आधा आधा बढ़ जाएगा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा तो। जी आपने बताया था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा तो वो रेशियो हो जाएगा। मान लो मेरे इस सवाल में इक्वल चल रहा है ऐसे। अब 11th क्लास में आपको ऐसा था कि 11th क्लास, अगर मैं कोई 5 साल पुरानी किताब उठाऊं 11th क्लास की, तो 11th क्लास की बुक में 3 सवाल थे पार्टनरशिप के। तब हम ये वाला पी एंड एल नहीं बनाते थे, हम ऐसे ही पढ़ा देते थे 11वीं क्लास में, पी एंड एल में लिख दिया सब कुछ। लेकिन आइए अब बैलेंस शीट की जानकारी देता हूं। बैलेंस शीट में हम लिखते थे फिर एज कैपिटल, फिर 4-5 लाइनें छोड़ के लिखते थे बीज कैपिटल। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए में ऐड कर देते थे, बी का बी में ऐड कर देते थे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए भी यहीं लिख देते थे, जो भी रेशियो उसमें बांट दिया या आधा आधा बांटा, तो ए का नेट प्रॉफिट ए में ऐड कर देते थे, बी का नेट प्रॉफिट बी में ऐड कर देते थे। ऐसे ही फिर ड्राइंग ए की ए में से घटा दी, बी की बी में से घटा दी। मतलब जो काम आपने सीखा वो 2 बार कर दिया। 3 पार्टनर है तो वो 3 बार हो गया। समझ आ गई? ये क्लियर हो? इतनी जितना बोला वो समझ में आ गया आपको? चलूं आगे। अब क्या करेंगे वो सुनिएगा ध्यान से। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं यहां बना रहा हूं, इसको बड़े पर्दे पर बनाऊंगा। आपने धीरे धीरे सीखना है कि इसमें और क्या क्या होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब ट्रांसफर करेंगे यहां पे, तो वहां लिखेंगे जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम उसकी जर्नल एंट्री बनाए तो ऐसे बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा बाई पी एंड एल। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है फॉर पेइंग टू आउटसाइडर, और पार्टनर को देने के लिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो 12th क्लास के अंदर जो पहला चैप्टर है वो आउटसाइडर को पे करने वाला नहीं है। वो कहीं छोटा थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ सकता है, जरा जरा सा, डिटेल में नहीं है जैसे 11वीं क्लास में था। डिटेल में 12वीं वाला है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में मान रहा हूं 50,000 का प्रॉफिट हो गया, या ब्रैकेट में लिख दो ये वो नेट प्रॉफिट है, वहां बांटा नहीं है। इसको बांटने के लिए हम इधर आ गए। फिर क्वेश्चन में छपी होगी ए की कैपिटल 2 लाख है, बी की कैपिटल 1 लाख है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। फिर ऐसे अगर ए को सैलरी देनी है, मतलब किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, तो यहां आ जाएगी। ऐसे लिखना है। ऐसे बी को सैलरी देनी है तो वो आ जाएगी। जितने खर्चे हैं वो इस तरफ पे लिखने ना। एक्सपेंस डेबिट साइड में ही आ रहे हैं ना बेटी मेरी। हाँ जी। अब आते हैं ए की कमीशन कितनी है। अच्छा, इसमें ना इनके अलावा और कोई आइटम नहीं है। आइटम तो और भी होते हैं, कुछ आइटम के लिए अलग कानून है, लॉ है, वो आइटम यहां नहीं लिखते। मान लो आपने किसी पार्टनर का फ्लैट यूज किया दुकान के लिए, दुकान यूज की, उसका रेंट देना है, तो वो भी किसी जमाने में यहां लिखते थे, अब नहीं लिखते हैं।
पार्टनर को दिए जाने वाले रेंट को आउटसाइडर के रेंट की तरह मानते हैं और उसे वहीं P&L में लिख देते हैं। अच्छा इस स्टेप को आप याद रख लेना। ठीक है, तो पार्टनर को अगर हम रेंट देंगे तो पार्टनर को P&L में रेंट देंगे तो इसमें नहीं आएगा, और पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, बिजनेस को चाहिए था, उस समय जरूरत थी, किसी आउटसाइडर से या बैंक से लोन लेने जा रहे थे, तो ए ने बोला मेरे घर पड़े हैं 50,000 फालतू, मैं दे देता हूं, तो कहता है फिर बैंक को ब्याज मत देना, मुझे दे देना, 6 महीने के लिए चाहिए तो। क्लियर है? तो ए ने हेल्प कर दी, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को इधर नहीं लिखते। मतलब ये 2 स्टेप याद रखने हैं कि पार्टनर को दिया जाने वाला रेंट इधर डेबिट में नहीं लिखते और इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखते। जो हमारी किताब में सारे आइटम है वो यही आइटम है, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल, ए बी की सैलरी, ए बी की कमीशन। समझ आया आपको? हाँ जी। आगे चलता हूं। एक अमाउंट होता था, आपको याद हो, कहीं आया नहीं आया 11th में आपके पास, कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमारे पास जितने पैसे हैं उसका 10% हम जनरल रिजर्व के लिए, इमरजेंसी के लिए रख देते हैं, तो वो आइटम और है। मतलब जितने आइटम पूरे चैप्टर में है ना, मैंने मेरी बेटी सारे लिख दिए, इससे ज्यादा आइटम नहीं है। ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति पार्टनर, जैसे हम किसी को लोन दे दें तो हम इंटरेस्ट उससे ले भी तो सकते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लेंगे। क्लियर है कहानी? एक होती है ड्राइंग। ड्राइंग का पर्पस होता है क्या है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में छपा हुआ है आपने विड्रॉन किया है और उस पर इंटरेस्ट लेना है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं, और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो बेटी इधर आ जाएगा जी। ये इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, ऐसे इंटरेस्ट ऑन बीस ड्राइंग। अब इसके अंदर छोटी सी बात सुन लेना। एक पार्टनर ने दुकान में से 50,000 लोन की तरह ले लिए, कि मैं दुकान में से 50,000 लोन ले रहा हूं, मैं इंटरेस्ट दे दूंगा। अगर वो इंटरेस्ट ऑन लोन कहलाएगा तो वो भी यहां आना चाहिए था, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन लोन देने वाला और लेने वाला वो P&L में लिख देना। अच्छा, कम समय के लिए, जब मतलब वहां पे ना वर्ड छपा होता है लोन है कि ड्राइंग है, तो अकाउंटेंसी बनाने वालों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो यहां का आइटम बना दिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन को उधर कर। क्लियर है कहानी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से आएगा तो यहां पर लिख देना, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से आएगा, ले रहे हैं तो P&L बनेगा। मतलब हम जितने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, मान लो पूरे चैप्टर में 91 क्वेश्चन है और 10 एक सवालों में हम कई P&L भी बनाएंगे, उस P&L में ज्यादा आइटम नहीं आएंगे, ऐसे आ जाएगा P&L में किसी मैनेजर को कमीशन देनी रह गई। अच्छा, ट्रेडिंग और P&L का कोई आइटम छपा हुआ हो हमारे सवाल में, इसका मतलब जब ट्रेडिंग और P&L बनाया गया होगा वो आइटम वो लिखना भूल गया होगा। अच्छा। कई सवालों में है कि मैनेजर को कमीशन, तो इसका मतलब जब P&L बन चुका है, मैनेजर को कमीशन दी नहीं उन्होंने, तो हम दे देते हैं फिर, मतलब उसके लिए फिर हम P&L बना देते हैं सिर्फ अलग से उस आइटम के लिए। हाँ, इसके साथ, इससे पहले मैं P&L बना दूंगा। फिर P&L मान लो प्रॉफिट 50,000 गिवन है, मैनेजर को कमीशन दे दूंगा, जो प्रॉफिट बचेगा वो यहां ले आऊंगा, फिर यहां बांट दूंगा। मतलब आउटसाइडर का कोई भी आइटम इसमें लिखना मना है। ठीक है। किसी क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन होगी या पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, लेने वाला या देने वाला, उसके लिए मैं जाऊंगा उसको बनाने के लिए, या पार्टनर का रेंट होगा। आप ये 4 आइटम अलग से लिख सकते हैं अपने पास। समझ आ रही है आपको बात? मतलब मैंने डेबिट साइड में जितने लिखे हैं उतने ही आएंगे P&L अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर की कमीशन है या जनरल रिजर्व है, और जो नेट प्रॉफिट बच जाएगा वो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसके बाद जो बचेगा तो इसको नेट प्रॉफिट मत लिखना, इसको लिखना प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। आपको समझ आया ये? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नहीं। यहां लिखना होता है वैसे ही, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट छपी हो 31/3/2020 या क्वेश्चन में जो भी डेट छपी हो, डेट ना छपी हो तो 3 डैश लगा देना। ठीक है। चलूं आगे? हाँ जी। अब सुनो ध्यान से, एक चीज और सीखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आपको बनाने का है 12वीं क्लास में, मतलब हमारी पढ़ाई यहीं से शुरू हो रही है। आगे चलता हूं, इसमें एक चीज और बनानी पड़ेगी,
क्वेश्चन में लिखा होगा ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख। ए एंड बी, आपका सवाल ऐसे शुरू होगा, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस with a capital of ₹2 lakh and ₹1 lakh. Respectively. Interest on capital 10%. A's salary 5,000. B's commission 7,000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बताया नहीं है किस पे, तो हम दोनों का 10% निकालें। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पे ही, मतलब जब बताया नहीं है तो दोनों पे ही है जी पूरी। अभी हम इन आइटम्स को अगर ऊपर फिट कर दूं तो 20,000 और 10,000 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। हाँ जी। जिसकी सैलरी है उसकी सैलरी लिख देना, जिसकी नहीं है मत लिखना। मैंने ए की सैलरी ले ली, बी की कमीशन ले ली। ए की सैलरी 5,000 और बी की कमीशन 7,000। जिसकी नहीं है आप मत लिखना वहां पे, ठीक है? नहीं, हाँ जी। ये समझ आ गया। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट ही छपा हो, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट छपा हो अगर ऐसे ही कि 700 और 300, तो दिस इज बेटी 51,000। हाँ जी। अब नेट जनरल रिजर्व वाला भी नहीं है आइटम मान लो क्वेश्चन में, ठीक है? तो ये टोटल 20 और 10 30, 30 और ये बन गया 7 और 5 12, 42,000 बन गया। तो ये 9,000 बचेगा, 9,000 बचा। और रेशियो मेरा क्या है? 3:2। तो 9,000 को 3:2 में बांटोगी अगर, तो 9,000 को राजकुमार जी 3:2 में बांटोगे तो 5, 3600, 36 दूनी 7200 और 10,800, नहीं 9 5 18 दूनी 3600 और 5400। बोलो जी, ये आ गया जी, ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है जी, ड्राइंग दी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छपा होगा या परसेंटेज छपा होगा, आप निकाल लेंगे। शुरू करूं आगे? ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक के ड्राइंग पे इंटरेस्ट। हाँ हाँ, ऐसा भी हो, वो सब हो सकता है। इसके बाद जो चीज है ना, ये क्लियर है कहानी। इसके बाद आपको क्या करने का है? अच्छा, 11th में होते तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ए का ऐड करते, ए का बी में, बी का बी में ऐड करते, ए बी। अब इसमें ना वो नहीं करना, इसमें कुछ अलग चीज सामने आ रही है, वो देखिएगा। आपने जो ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल लिखा, अगर आप उसकी एंट्री बनाते तो क्या बन जाती? कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल ना। अब पूरे साल ऐसे लिखना बेटी, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अच्छा। अब बी ने भी लगाया तो इकट्ठी एंट्री करनी है, तो कैश टू बीज कैपिटल भी हो गया। 2 लाख मेरी बेटी उसने लगा दिया, 1 लाख उसने लगा दिया, 3 लाख रुपए आ गए। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए, चलूं आगे? अब इसके बाद अगर आप ए और बी के कैपिटल अकाउंट बनाओ तो क्या होगा वो सीखने आप। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाई कैश, बाई कैश। समझ में आ गई लेजर पोस्टिंग में? आइए मैं बना के दे रहा हूं इसी क्वेश्चन का। मतलब एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनेगी। ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्या मतलब, इनका मतलब क्या है वो समझ आ जाएगा इस पेज को समझाने के बाद। लेजर पोस्टिंग के हिसाब से बाई कैश आ गया 2 लाख रुपए, और बाई कैश या बाई बैंक लिख सकते हैं, मना नहीं। अब जब तक चेक नहीं लिखा बाई कैश लिख दीजिए, कुछ गलत नहीं। सवाल में 2 प्रकार से होता है, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस होगा या फिर वैसे लिखा होगा ए बी की कैपिटल इतनी इतनी है। अगर वहां स्टार्टेड बिजनेस वर्ड नहीं लिखा होगा तो आप इसकी जगह पे लिख देना बाई बैलेंस बीडी,
मतलब पहले से इतनी कैपिटल है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। आपको समझ आ गया? अगर सिर्फ ये लिखा हो कि ए का कैपिटल इतना है, बी का इतना है। हाँ, बस इतना लिखा हो तो ऐसे लिखना है BD करके। अगर वहां लिखा हो स्टार्टेड बिजनेस है तो फिर बाई कैश लिख देना, या बाई बैंक भी लिख सकती है। ठीक है। 11th में तो ये है ना, चेक लिखा हो तो हम कैश या बैंक लिखें, इसमें आप कैश या बैंक लिख देंगे, दोनों ठीक है, गलत नहीं। बोलूं आगे? अब इसके अंदर पता है कौन सा काम करना है, जो हम बैलेंस शीट में करते थे। बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए में ऐड कर दो, बी का बी में ऐड कर दो। 10% था ना, तो यहां 20,000 ऐड हो जाएगा। $20,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें ऐड कर दो, इसका 10,000 इसमें ऐड कर दो। हमने सैलरी लिखी थी ना 5,000 रुपए ए की ए में ऐड कर दो, बी की कमीशन थी बी में ऐड कर दो। फिर क्या आया था बेटी वहां पे, प्रॉफिट आया था ना 5400 और 3600, वो 5400 और 3600 इसमें ऐड कर दो। जो आइटम ऐड करने थे ना वो इसमें जोड़ दिए हमने। बोलो समझ आया? जी। और अब लेस ड्राइंग और लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दूं तो वो फिगर बैलेंस शीट में चली जाएगी ना। जो वहां काम करते थे ना हम कैपिटल में, ऐड आइटम और लेस आइटम, उसको हमने अकाउंट की फॉर्म में बना दिया। यहां पे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लिखना। अब ऐसे मत लिखना, यहां पे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे मत लिखना। यहां पे क्या लिखना है वो सुनो। अब यहां पे लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको ना प्रॉफिट को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख, प्रॉफिट लिख दो। इसको भी ऐसे करो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, मतलब ऐड कर रही है यहां पे आ गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका टोटल कर दो। अब ड्राइंग लेस करनी है मान लो मुझे, और मान लो मेरे क्वेश्चन में ड्राइंग जो थी ना वो 7,000 और 3,000 थी फॉर एग्जांपल। मान लो मेरे सवाल में ड्राइंग थी 7,000 रुपए फॉर एग्जांपल, और ये 3,000 थी, मान लो ऐसे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 700 और 300। ड्राइंग जो है वो नहीं आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो आएंगे ना जिनके नाम इनकम और एक्सपेंस है। बिजनेस में पैसा लगाना और पैसा निकालना, दिस इज नॉट ए प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट 700 रुपए यहां से दे दिया गया, वहां चला गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैंने टोटल कर दिया 5 और 5 10, 2,30,400 रुपए, और इधर घटाया तो 700, हंस बचा 1, 7 और 1 8, 222 आ गया बैलेंस CD। और इसी लाइन को लंबा करके ऐसे, एंड दिस इज बाय बैलेंस BD। मेहमान घर में आता है बाहर तक जरूर छोड़ते हैं, लेजर सीखा हुआ है हमने 700। अब हमने यहां देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, और जो आइटम लेस करने का मन था वो डेबिट में लिख दिए, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऑटोमेटिकली वो अकाउंट की फॉर्म में बन गया। ऐड करने वाले क्रेडिट हो गए, माइनस करने वाले डेबिट में, बैलेंस CD आ गया। अब ये बैलेंस CD सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब वहां प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। हाँ। यहाँ पे आ जाओ, 10 और 7 17 और 3 20, बेटी ये 120 600 आ गया जी। ये 300 है तो ये 300 बचा, 603 117 आ गया। मतलब बैलेंस शीट वाला काम यहां पे हो गया। सोच, अब आपने सीख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जीवन में, P&L बनता है, और बैलेंस शीट बनती है अगर अकेला आदमी दुकान करे तो। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो ट्रेडिंग और P&L के बाद P&L अप्रोप्रिएशन बनता है। और फिर जितने पार्टनर हैं उनके अकाउंट बनते हैं, और जो इनका बैलेंस CD आता है बेटी,
वो यहां चला जाता है एज कैपिटल, बीस कैपिटल, जितना भी इसका बैलेंस आएगा आपका 117,300 था हमारा ये, और वो था हमारा 222,700, तो वो यहां आ जाएगा सीधा। आपको समझ आया? जो हमने बनाया उनके आंसर मैंने लिखे हैं वो यहां ऐसे आएंगे। अब है क्या कि 11th क्लास में सिलेबस बनाने वालों ने ये पूछ लिया ना आपसे, आपको सिखा दिया ना ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल और बैलेंस शीट। अब 12वीं के सिलेबस में ना ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना नहीं है आपको। आपका जो सवाल है बेटी वो यहां से शुरू होगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और इस बैलेंस सीडी पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट नहीं बनानी, नहीं बनानी बैलेंस ना शीट। बैलेंस शीट नहीं बनानी। मतलब सिलेबस बनाने वालों ने सेंटर में कैंची चला दी आधा, कि जो 11th में हो चुका है बच्चों से वो मत पूछो। अब वो अलग बात है कोई टीचर ऐसा पेपर बना दे, जबरदस्ती डाल दे, या जैसे, लेकिन एक चीज और है, जैसे सिखाने के पर्पज से मैंने ये बनाया ना, किताब में एक इलस्ट्रेशन ऐसा बना हुआ है पूरा सिखाने के पर्पज से, ताकि बच्चों को पता लगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से पहले ट्रेडिंग और पी एंड एल होता है, और फिर पार्टनर कैपिटल के बाद बैलेंस शीट होती है। तो अब आप ऐसे पूरा माइंड तैयार कर लीजिए कि हमारी 12th में जो सवाल है वो ट्रेडिंग और पी एंड एल के बाद जो एरिया है, मतलब ट्रेडिंग और पी एंड एल के बाद हमारा जो ये एरिया मिसिंग था यहाँ पे, ये हमने 11th में नहीं सीखा, वो हमारा 12th क्लास में। बैलेंस शीट से पहले और पी एंड एल के बाद, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या क्या बनता है वो हो गया, और बैलेंस शीट से पहले क्या क्या होता है वो। जितने पार्टनर होंगे उन सबके कैपिटल अकाउंट बनेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हमारे सिलेबस में शुरुआत ऐसे हो जाएगी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? अब सुनो ध्यान से इसके बाद क्या पढ़ाने का। देखो स्क्रीन पे, ये मैंने जब पिछले ग्रुप को पढ़ाया था तो ये फॉर्मेट बनाया था मैंने, ट्रेडिंग बनाना है, पी एंड एल बनाना है, जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो वहां चला जाएगा, फिर वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन लिखेंगे, फिर ए के कैपिटल में आइटम ऐड हो जाएंगे, ऐसे बी के साथ करेंगे। समझ आई बात नहीं है? जी। आप इधर ध्यान दीजिए। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 45 निकाल लो। मोबाइल में भेजी है ना मैंने आपको? हाँ जी, वही देख। उसमें ना क्वेश्चन निकाल लो, पन्ने पलटती रहना, 45। हाँ जी। पढ़ो क्या नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन का। अमित और विजय। हैं जी, अमित और विजय है ना? आराम से क्वेश्चन पढ़ो तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। उस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सामने बना हुआ है स्क्रीन पे, आप बताओ कहां प्रॉब्लम है। आप आराम से देखो एक एक आइटम, बहुत तसल्ली से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, आपको पूरी जानकारी होगी। अब तो ट्रेडिंग और पी एंड एल के बाद बनता है ये, और ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना नहीं है। ट्रेडिंग और पी एंड एल के बाद जो प्रॉफिट होगा ना बेटी, वो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ ठीक है, नेट प्रॉफिट ये हाँ, वो नेट प्रॉफिट गिवन होगा, आगे का काम हमको करना। ठीक है ठीक है। आप सोचो आप किसी कंपनी में नौकरी कर रही हैं इस समय, और वो जो ट्रेडिंग पी एंड एल है वो कोई और व्यक्ति बना रहा है, आपका काम उसके बाद का काम करना है, और बैलेंस शीट भी वही बनाएगा, आपने बना के अपना काम करके उसको दे देना है। तो बीच वाला एरिया जो 11th क्लास में नहीं था वो है उसको। ठीक है। अब आराम से फिर 45 को पढ़ते हैं पूरा, मैं आपके साथ पढ़ता हूं। अमित और विजय दो पार्टनर हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ओके, रेशियो बढ़िया कर दिया एकदम से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छपा हुआ है तो हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है। अब इसमें ना डिटेल स्टडी है धीरे धीरे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के शुरू में 3 रूल थे, फिर 3 और बने, 3 और बने, 9 रूल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वो धीरे धीरे सिखाए जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो यही है, परसेंटेज ही होगी, निकाल देंगे, बात खत्म हो गई। कभी वो कैपिटल 1 अक्टूबर से लाया होगा, किसी पार्टनर ने 1 अक्टूबर को बिजनेस ज्वाइन किया होगा, तो हम लोग जो है 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है? ऐसे करके ये समझ आ गया आपको? अब इसका अगला बना हुआ है यहां पे, अमित कैपिटल अकाउंट देखो, मैंने लिखा हुआ है बाई कैश की जगह बाई कैश, बाई बैंक या बाई बैलेंस बीडी हो सकता था स्क्रीन पे, ठीक है नहीं है?
इंटरेस्ट तो ऑन यहाँ पे जैसे लिखा है कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है, तो ये आपने बस हाँ, मैंने सिखाने के सिखाने के लिए पर्पज से बना दिया ना, पहला क्वेश्चन पूरा कर लो। आगे मैंने पहला क्वेश्चन पूरा करवा दिया बच्चों को, ताकि आगे कोई पूछेगा तो बना तो लोगे ना कम से कम। ठीक है, तो जहाँ नहीं लिखा वहां नहीं बनाना हाँ, है। वहां नहीं बनाना, आपने नहीं बनाना। मान लो कोई 4 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, मैं बनवा रहा हूं, वो फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस है। आपने ठीक, जो अपने सवाल घर में करने हैं, वहां जितना पूछेगा उतना बनाना है। ठीक है। ये समझ आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या किया, बैलेंस शीट में जो आइटम ऐड करती थी वो इधर कर दिए बाई लिख के, जो लेस करते थे इधर आ गया। बैलेंस शीट ही बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट बनानी नहीं है, आपका सवाल खत्म। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इधर देखो, ए जैसे ए का बना है, बी का आप खुद बना लेंगी, ऐसे ठीक है। बना लेंगी ना। तो ये ना पूरे एक पेज का सवाल बन जाएगा आपका। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन बन गया, एज कैपिटल और बीस कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, मैं यहाँ पे पूछ रही थी कि अगर जैसे यहाँ पे ड्राइंग ना स्पेसिफाई करो तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा होता, तो हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट, ये ऐसा क्यों हो जाता है सर? ड्राइंग तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। सुन लो इसकी कहानी। आपका साल चलता है पढ़ाई का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आपने कभी विड्रॉ किया 1 जुलाई को, जो आपने 1 जुलाई को विड्रॉ किया वो आपने 31 दिसंबर को वापस ही कर दिए, या जनवरी में वापस कर दिए, या फरवरी में वापस कर दिए। 31 मार्च को ड्राइंग था ही नहीं, ड्राइंग अकाउंट तो क्लोज हो गया था, इंटरेस्ट लग रहा था। बोलो समझ आई बात? नहीं है मतलब जो पैसे आपने निकाले थे वो वापस कर दिए, तो ब्याज की एंट्री तो होगी ना वहां पे। अगर 31 मार्च को भी ड्राइंग बनी हुई होती, वापस नहीं की होते, तो यहां भी आ जाती। किसी सवाल में ड्राइंग ना छपी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, सोचना उसने उधार निकाले होंगे फिर वापस भी कर दिए होंगे, तो यहां सिर्फ ब्याज लिखना है। मतलब आज की डेट में विड्रॉन नहीं है उसका। समझ आ गई आपको? और जहां ड्राइंग लिखी हो, लिखनी है, तो इसका मतलब अभी तक वापस नहीं किया उसने पैसे। ठीक हो गया कहानी? तो कौन सा मतलब इसमें सिर्फ 45 में बुक के हिसाब से तो बनाना था सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन, पर वो 2 कैपिटल अकाउंट एक्स्ट्रा बना दोगी तुम। पार्टनरशिप जब कोई लोग बनाते हैं आपस में, तो वो लोग अपनी पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। ए और बी 2 पार्टनर थे। ए और बी, ए ने लगा दिया 2 लाख रुपए और बी ने लगा दिया 1 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए लगा दिया आपने और मैंने 1 लाख लगाया, तो आपको पता नहीं क्या मन में था कि मैं सर के साथ पार्टनरशिप करके मालवीय नगर मेन मार्केट में दुकान खोलेंगे। अब मैंने मना भी किया, मैं तो पूरा दिन ट्यूशन पढ़ाता रहता हूं, पर वो स्टूडेंट ही ऐसा मिला कि चलो सर करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब जब दुकान का उन्होंने मुहूर्त किया तो मैं भी पहुंच गया, मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे। उसके बाद मैं पूरे साल दुकान पे ही नहीं गया, मैं तो ट्यूशन पढ़ा रहा था अपनी। वो मेहनती था और पूरे साल अकेला बिजनेस करता रहा। साल के अंत में उसने प्रॉफिट कमा लिया 30,000 रुपए। अब मुझे भी लगा साल पूरा हो गया है, तो मैं 1 साल बाद दुकान पे पहुंचा। अब मेरे दिमाग में वो सोच रहा है सर 15,000 तो प्रॉफिट मांगेंगे ही मांगेंगे, आधा आधा। अब बताओ अंदर से खुश होगा कि परेशान होगा मुझसे? परेशान होगा ना यार, ये कैसा व्यक्ति मिल गया, पैसे भी इसने 1 लाख रुपए लगाए और पूरे साल काम भी नहीं किया और आधा प्रॉफिट लेने आ गया। ठीक है ना, छोटी छोटी कहानियों के जरिए आपको सिखा रहे हैं। तो मैंने जब मैं उसकी दुकान पे पहुंचा, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा मैं 15,000 नहीं लूंगा, चिंता नहीं कर, तू ये मान ले मैं पूरे साल दुकान पे नहीं बैठा, ओके, मान ले तुम भी नहीं बैठते, उसको मैंने कहा, और मान लो जो काम तुमने किया उसके लिए हम एक आदमी रख लेते और वो 1,000 रुपये महीना तनख्वाह लेता, तो 12 महीने में वो आदमी कितने पैसे ले लेता? 12,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना बचता? अब 18,000 प्रॉफिट के केस में ना मैं दुकान पे बैठा ना तुम बैठे, तो 18,000 को हम आधा आधा बांटते। तुम एक काम करो, मैंने ए को बोला तुम ये 12,000 भी ले लो और ये 9,000 भी ले लो, क्योंकि तुमने वो काम किया, उसके बदले में तुम्हें सैलरी दे देता हूं, और ये आपका प्रॉफिट आ गया, और मुझे खाली प्रॉफिट मिला, सैलरी नहीं मिली। तो देखो मैं कितनी सी बात को कैसे समझा लिया मैंने। यहां आपको 2 चीजें क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना होना कितना जरूरी है। अब पहले से डिस्कशन नहीं होगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, समझ आई? और किसी पार्टनर को सैलरी क्यों देते हैं ये भी समझा दिया मैंने आपको। दोनों काम हो गया। बोलो समझ में आ रही है आपको बात, की नहीं आ रही? पक्का हो गया नहीं हो गया? अब आगे सुनो, एक छोटी सी कहानी और सुनो।
ए बी सी 3 पार्टनर है। अब जो दुकानदार है ना वो कई प्रकार का होता है। एक दुकानदार के पास कस्टमर आया और आया, सामान देखा, बातचीत की, चला गया। पेन की फैक्ट्री थी हमारी, पेन बनवाने आया था, अमेरिका से चल के आया था माल। अब उसे समझ ही नहीं आया हमारी दुकान में कोई पेन। तो भारत में क्या होता है, जब कपड़े की दुकान है ना, बड़ी सारी कपड़े की दुकानें होती हैं, पूरी मार्केट ही कपड़े की बनी होती है। बर्तन की दुकानें हैं तो बर्तन की दुकानें इकट्ठी बनी होती हैं। अब हमारी पेन बनाने की फैक्ट्री थी, वहां पे और पेन बनाने की फैक्ट्री भी थी। वैसे फैक्ट्री के केस में तो ऐसा इसलिए होता है, वो फैक्ट्री एक ही जगह पे इसलिए लगती है क्योंकि वहां पे उसका रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। समझ आई बात नहीं है? अब जो है, अब उसको हमारी दुकान का सेटिंग नहीं बनी तो पड़ोस की दुकान में चला गया। मिस्टर अमेरिकन जो आए थे, पहले हमारी दुकान में आए, फिर पड़ोस की दुकान में चले गए, और वहां भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। रात को जाके आराम से अशोका होटल में सो गए। अब एबीसी 3 पार्टनर थे, इनकी दुकान पे एक व्यक्ति आया, इनसे बातचीत की, इनको वो मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हो, चला गया। अब दुकानदार दो प्रकार का होता है, एक कहने लगा ऐसे लोग तो रोज आते हैं, क्या करना, इसकी परवाह थोड़ी करनी, चला गया चला गया। सी ने भी ऐसे सोचा, लेकिन बी ने सोचा यार ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाना नहीं चाहिए था। वो जैसे तैसे करके पता करके कि वो अशोका होटल में ठहरा हुआ है, वो सुबह 7 बजे अशोका होटल पहुंच गया। कौन पहुंच गया? बी। अब इधर ध्यान दीजिए। हाँ जी। अब बी अशोका होटल में पहुंच गया, तो वो चाय वाली ट्रॉली लेके कोई जा रहा था वहां पे, वो भी उसने पकड़ ली। बोला तुम जाओ, मैं ले जाऊंगा, अपना रूम नंबर 203 है जो भी है। तो जाके बेल बजा दी। उसने कहा मिस्टर बी आप यहाँ पर कैसे? बोले सर गुड मॉर्निंग सर, आपसे मिलने आए हैं, ये वो। उसने उसको सेट किया धीरे धीरे, और वो अमेरिकन को भी एक व्यक्ति चाहिए था दिल्ली घुमाने के लिए, वो काम भी मिस्टर बी ने कर दिया। एक हफ्ते तक उसका गाइड बना रहा। बी दुकान पे ही नहीं गया। ए और सी परेशान है। फोन किया, हेलो, तब मोबाइल नहीं होते थे उस जमाने में, तो उसने फोन किया कि हेलो मिसिस बी, मिस्टर बी कहां पर हैं? कहती सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, पता नहीं कहां जाते हैं, दुकान पे नहीं आते। बोले दुकान पे तो नहीं आ रहे। अब उसकी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की। अब एक वीक के बाद क्या हुआ, जब मिस्टर अमेरिकन इंडिया छोड़ते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बी साहब को दे जाते हैं। अब मान लो ये दुकान जो है ये प्रॉफिट कमाती थी, मान लो 1,50,000 रुपए पर ईयर, और उस कॉन्ट्रैक्ट से इनको अगर मान लो 1,50,000 अलग से विद इन 2 मंथ्स हो जाए प्रॉफिट, हम 1,50,000 एक साल में कमाते हैं, और हमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, वो तो 1,50,000 कमा ही रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला कि हम 2 महीने में 1,50,000 और कमा लेंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से आया? बी की वजह से आया। अब जब प्रॉफिट होगा, इसमें से हम पहले बी को बोले कि यार तू ना 30,000 रुपए अलग से ले ले, और जो बचेगा ना वो हम आधा आधा बांटेंगे, 40,000। तो ये आपको ये कहलाएगा बी को हमने कमीशन दे दी। सर कमीशन का कोई परसेंटेज या कुछ ऐसे डिसाइडेड होता है, या वो अपनी मर्जी से करते नहीं हैं? नहीं, मतलब परसेंटेज या कुछ भी आपस में डिसाइड कर सकते हैं, कुछ भी। नहीं समझ में आई बात? ये चीज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। क्वेश्चन में छपा होगा परसेंटेज, ऐसे भी छपी होती है किताबों में। क्वेश्चन में लिखा होगा 15 लाख की सेल पर 10% कमीशन मिलेगी। अब हो सकता है उसका पेन बनाने का ऑर्डर 15 लाख रुपए का था, समझ आई बात? मैंने तो 30,000 कमीशन लिखी है, तो हो सकता है 3 लाख का ऑर्डर हो, 10% कमीशन हो, 30,000 हो। या तो अमाउंट छपा होगा या सेल छपी होगी, उसकी परसेंटेज छपी होगी। इसका मतलब हो जाएगा वो सेल बी की वजह से हुई। अब वो मुझसे उत्कर्ष पूछने लगा, बोलेगा सर ये कहां लिखा है ये सेल बी की वजह से हुई? मैंने कहा ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है सवाल में सेल 3 लाख है और कमीशन 10% ऑन सेल है, और वो एक ही है, बस इसका मतलब समझ जाओ। कहता ठीक है। कहता ये नहीं लिखा हुआ कि उसकी वजह से हुई। मैंने कहा ऐसे नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। ये समझ आ गया आपको? भाई एज कमीशन 10% ऑन सेल एंड सेल का अमाउंट दिया हुआ है उसमें, तो आप निकाल लेंगे। कई बार वो ऐसे भी बोलेगा उसकी कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट भी हमारे पास, मेरी बेटी 3 है, 3 प्रकार से बनेगा वो। देखिए पी एंड एल अकाउंट है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोलेगा तो ये वाले का 10% है, और नीचे वाला जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट।
ये P&L अप्रोप्रिएशन वाला है। हाँ, मतलब वो कहेगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो फिर इसका 10% लिखना, यानी कि आइटम लिखने के बाद जो बचेगा। समझ आ गई? 10% ऐसे ऑफ, स्पेसिफाई करेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है या क्या? ऐसे भी बताएगा आपको, बताएगा। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोलेगा तो ये वाला हो गया। कई बार बोलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा लो, उसके बाद जो बचता है उसका निकालो। सैलरी बाद में लिखना। मतलब अकाउंटेंसी मुश्किल नहीं है, इसमें वो इंग्लिश मुश्किल बनाएगा। आप जितनी जल्दी उसकी इंग्लिश समझ जाएंगे आप सवाल करिए। अकाउंटेंसी तो मेरी बेटी इस चैप्टर में उतनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना आ गया, ए बी के अकाउंट बनाने आ गए, बस। अब इसमें इसकी इंग्लिश पकड़ते जाना और सवाल होते चले जाए। क्लियर है कहानी? किसी पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट बना होना कितना जरूरी है, समझ में आ गया? कई लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते ही नहीं, अपना जल्दी जल्दी में काम करते रहते हैं, पता लगा ऐसे हो गया। आइए सुनिएगा, यहां पे कुछ बोलने जा रहा हूं। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिन लोगों की अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ होता और इस प्रकार से कोई झगड़ा हो जाता है तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अगर दो आदमियों में झगड़ा हो जाए, इस केस में झगड़ा हो जाए तो कोर्ट में पहुंच जाती है। कोर्ट में जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, पहले से गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पार्टनरशिप एग्रीमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो जज साहब उनको उसी की फोटोकॉपी दे देते हैं, बोले आज के बाद यही तेरा एग्रीमेंट है। उसके अंदर पहली लाइन क्या लिखी हुई है वो सुनो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। दूसरे नंबर पे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। नो सैलरी, ये नो कमीशन ना मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, कहीं किताब में नो कमीशन लिखा हो तो देख लेना, बस किताब में नो सैलरी लिखा हुआ है। समझ आ गया आपको? मतलब नो सैलरी नो कमीशन, समझ आ गई आपको? चौथे नंबर पे आइए। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज ना दी हो तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दे सकती है, गवर्नमेंट रूल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर annum। पांचवें नंबर पे थ्योरी का थोड़ा सा पॉइंट है। इन केस ऑफ admission of a new partner, all old partner must agree। नए पार्टनर का एडमिशन तभी होगा जब पुराने सारे राजी होंगे, नहीं तो नहीं होगा। चलूं आगे। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट खुद बना लेते तो कुछ भी लिख सकते हैं कि वोटिंग सिस्टम कर लेंगे जब नया पार्टनर बनाना हो, किसी का बच्चा 18 साल से बड़ा हो गया तो चलो हम उसको पार्टनर बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। एग्रीमेंट है तो कुछ भी लिखते रहो। छठे नंबर पे नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको इतना? तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये रूल्स हैं, ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अपने रूल हैं।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी निकालते हैं बेटी जब परसेंटेज गिवन हो। आप कहीं पे लिख लेना, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज नहीं दी हुई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते। समझ आ गया आपको? इसको लिख लेना अपने पास। मान लो मेरे इस एग्जांपल में 10% गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 करके ना 9 रूल सिखाए जाएंगे, 3 फिर 3 फिर 3। उसमें से जो आज के 3 है उसमें तीनों नहीं सिखा रहे हैं, खाली तीसरे का एक पार्ट बता रहे हैं बस। कैसे? सुनो, इफ डेट इज नॉट गिवन, डेट नहीं दी हुई, सवाल में ऐसे ही छपा हो, किसी सवाल में भी एज ड्राइंग रुपए 10,000, कब निकाल के ले गया 10,000 पता ही नहीं है। पता नहीं है तो गवर्नमेंट रूल है 6 महीने का ब्याज लगा दो। अगर डेट नहीं दी तो? हाँ, इफ डेट, मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं, मतलब मैंने उस 9 रूल में से एक रूल बताया और वो भी आधा, क्योंकि तीसरे के 2 पार्ट है। अभी उतना बता रहे हैं जितनी जरूरत है हमको। परसेंटेज गिवन होगी तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, वरना नहीं निकालते हैं। 500 रुपये आ जाए। बोलो जी, समझ आ गया कहानी? कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बांटना जानती है ना, 3:2 लिखा होगा तो 3/5 2/5 तो कर लोगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का हो गया? एक लाइन सुन लेना, हाँ जी। इफ बोथ आर गिवन, क्या बोथ आर गिवन? सवाल में लिखा हो बेटी, ए की कैपिटल 1 लाख रुपए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनाएगा? 10,000। और क्वेश्चन में छपा हो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 12,000, यानी कि मैंने ऊपर हेडिंग क्या दे दिया? इफ बोथ आर गिवन, क्या? परसेंटेज एंड अमाउंट। परसेंटेज भी छपी हुई है, अमाउंट भी छपी हुई है, तो आप अमाउंट यूज करना, प्लीज यूज मी, ऐसे लिख दिया मैंने। अब समझाऊं कि 12,000 क्यों हो गया सर? ये ऐसा होगा ना बेटी, आपने बिजनेस में शुरू में 1 लाख रुपए लगाया, इधर एग्जांपल देखो, ठीक है? कब लगाया? 1 लाख 1 अप्रैल को। आपने 1 जुलाई को बिजनेस में प्लस कर दिए 50,000, और जो आपने प्लस किए थे 50,000 वो आपने 1 दिसंबर को वापस निकाल लिए। ये बिजनेस में लाई और ये घर ले गई वापस। अच्छा, आपके 31 मार्च को बिजनेस में पैसे कितने हैं? वही 1 लाख बचे। अब वो तो 1 लाख ही है, लेकिन बीच में आपने वो कुछ महीने के लिए पैसे बढ़ा नहीं दिए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा नहीं बन गया होगा, उतने महीने का ज्यादा बना होगा। तो कभी भी अमाउंट छपा हो तो इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड अमाउंट, इन बिटवीन क्या चेंजेस हुए हैं दीज आर नॉट गिवन। आपको बीच में क्या चेंज हुआ है वो तो गिवन नहीं है, कि कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ। तो आप क्या करो, सवाल में 1 लाख कैपिटल लिखो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 लिखो और आगे चलो। ऐसे बेटी कम भी हो सकता था कि 8,000 छपा होता, 12,000 की जगह क्या छपा होता? 8,000। इसका मतलब आपने शुरू में 1 लाख लगाए होंगे, बीच में आप 50,000 घर ले गए होंगे, फिर वापस भी ले अब वापिस फिर वो ड्यू डेट 31 मार्च से पहले आपने आगे चुपचाप लगा दिए। मेरी कैपिटल तो 1 लाख दिख रही है, अब दिख रही है तो क्या करे, वो अकाउंटेंट तो पूरा तेज है, उसने देखा भाई बीच में 6 महीने आपकी कैपिटल कम थी, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला अलग अलग। ध्यान से, मान लो पहले 4 महीने का उसने अलग निकाल लिया, बीच में आप घर ले गए तो उस 6 महीने का उसने अलग निकाल लिया, जब आपके कैपिटल ही कम थी। फिर जब आप ले आए तो 2 महीने का उसने अलग निकाल लिया, तो ये बनता आपका। समझ आई बात? नहीं, ये नहीं है 1 लाख पे सीधा लगा दिया, ऐसे नहीं होता सवाल। यही होता है तेज अकाउंटेंट है कि ढीला सी है। चलूं आगे जी? हाँ जी। तो ये समझा रहा था, कभी परसेंटेज दियो और अमाउंट छपा हो तो आप अमाउंट यूज करेंगी, और यही बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी अप्लाई होती है। यही रूल ऐसे लिख लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी।
हाँ जी बोलिए जी, समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? हाँ कोई जी। प्रॉब्लम लगी आपको इसमें? यहाँ पर चलूं आगे। अब बुक के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, धीरे धीरे सुन लो। क्वेश्चन नंबर बेटी 1 पढ़ो। कौन सा? 1 स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन 1 लिखा मैंने। हाँ जी। क्वेश्चन पढ़ो, मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ देखो। The absence of partnership deed, how are the following matters solved? अब देखो वहां क्वेश्चन, वहां क्या छपा है, सैलरी ऑफ पार्टनर। आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा उसका? फर्स्ट वाले का हाँ जी, सैलरी नहीं मिलेगी। देखो आंसर मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखो आप। ये क्वेश्चन ऐसे करना है। क्वेश्चन 1, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ आर द फॉलोइंग मैटर्स इज रिजॉल्व्ड? ए, सैलरी ऑफ पार्टनर, आंसर नॉट अलाउड। बी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, आंसर नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ए, डी आ गया डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, आंसर इक्वल। ठीक है बेटी, आगे पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग, आंसर नॉट अलाउड। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। अब इसी जो आप, इसमें एक पार्ट और है ना, एक पार्ट और भी है, बोलो। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आ गया नीचे है बेटी मेरी, अगले पेज पे आ गया। एफ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर को हमने लोन दे रखा है, उससे इंटरेस्ट लेना है, तो आंसर है नॉट चार्ज। आप समझ रही हैं? ठीक है बेटी, मतलब इंटरेस्ट हमने जो लेना है उसकी परसेंटेज गिवन होगी, तो गिवन होने का मतलब एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट नहीं है, नहीं गिवन तो नहीं लेना।